हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। तो सेक्शन 7 आपका कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसे हम सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड कहेंगे। वो एक्सरसाइज करेगा पावर या फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि बोर्ड को कन्फर किए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 2 क्लॉज कहता है बोर्ड का कौन कौन मेंबर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली अफेयर्स का मिनिस्टर वो चेयरमैन होंगे एक्स ऑफिशियो। उसके बाद सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड हैं, वो वाइस चेयरमैन होंगे एक्स ऑफिशियो। उसके बाद 3 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड हों या लीगल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड हों या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी से रिलेटेड हों। तो ये 3 मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर चुने जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। 10 मेंबर 5 कैटेगरी से चुने जाएंगे, 2 कैटेगरी से ईच मेंबर, यानी कि ईच कैटेगरी से 2 मेंबर। तो पहली कैटेगरी है आपकी एमिनेंट मेडिकल जेनेटिसिस्ट। उसके बाद स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन। उसके बाद 2 एमिनेंट पेडिट्रिशियन से, 2 एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट से और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद 3 विमेन एमपी चुनी जाएंगी, जो कि उनमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। उसके बाद 4 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोटेशन वाइज अपॉइंटेड होंगे यूटी या स्टेट से, और जो 2 अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होंगे, 2 रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होंगे। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब ए बी सी डी, और रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट इस क्लॉज में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ये यूटी रिकमेंड ना करे। उसके बाद एच में है एक ऑफिसर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से कम रैंक का ना हो या उसकी बराबर का रैंक का हो, तो वो आपका मेंबर सेक्रेटरी होगा एक्स ऑफिशियो। उसके बाद टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ ऑफिस की क्या टर्म्स होंगी, जो कि क्लॉज ई और एफ, यानी कि जो आपके 10 मेंबर्स हैं और 3 विमेन पार्लियामेंट एमपी हैं उनकी टर्म होगी 3 इयर्स। उसके बाद जो क्लॉज जी में आपके हैं 4 मेंबर जो रोटेशन वाइज अपॉइंट होंगे उनकी आपका अपॉइंटमेंट की टर्म होगी 1 ईयर। उसके बाद अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अकर होती है ऑफिस में किसी भी रीजन से, डेथ की रीजन से, रेजिग्नेशन से, या फिर कोई इनेबिलिटी है डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन में बीमारी की वजह से या कोई इनकेपेसिटी की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्रेश अपॉइंटमेंट करेगी। और जो फ्रेश अपॉइंटमेंट किया गया है वो सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए किया जाएगा जिस ड्यूरेशन पे अगर वो बंदा होता तो सर्व करता, तो उस उतनी ही ड्यूरेशन के लिए ये कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएंगी। वाइस चेयरमैन होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसे चेयरमैन ने असाइन किया है। और प्रोसीजर जो मेंबर हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए वो फॉलो करेंगे जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। उसके बाद सेक्शन 9 है आपका मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। मीटिंग ऑफ द बोर्ड तो किसी भी प्लेस पे, उस प्लेस पे या उस टाइम पे बनाई जाएगी जैसा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दे रखा है और जैसा कि रेगुलेशन के द्वारा प्रोवाइडेड है। बोर्ड की मीटिंग कम से कम 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। चेयरमैन जो है वैसे तो प्रिसाइड ओवर करेगा, अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करेगा। अगर किसी रीजन से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों अनेबल हैं तो कोई भी मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट है उनके द्वारा कोई मेंबर अपॉइंट किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह, और वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। और अगर कोई जो सारे क्वेश्चंस होंगे जो मीटिंग में रखे गए हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट से आपके डिसाइड होंगे। जो मेजॉरिटी उन मेंबर्स की होगी जो प्रेजेंट है और वोटिंग के लिए उन्होंने राइट रखते हैं। अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स होती है तो उस केस में चेयरमैन का जो है वोट मायने रखेगा।
अगर वो नहीं है, उसकी एब्सेंस में जो पर्सन प्रिसाइड कर रहा है उसका वोट मायने रखेगा। उसके बाद अगर मेंबर्स जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा, मतलब उनसे अलग, तो उनको अलाउंस रिसीव करेंगे वो, जो जैसा कि बोर्ड में प्रेस्क्राइब्ड है आपका, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 आपका कहता है बैलेंस वैकेंसी एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, यानी कि कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड वो इनवैलिड नहीं होगी किसी भी रीज़न से। अब वो रीज़न क्या क्या है, मान लीजिए कोई वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में बोर्ड के, तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी प्रोसीडिंग को। उसके बाद कोई डिफेक्ट है या कोई अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, तो आपका वो भी जो है इनवैलिडेट नहीं करेगी प्रोसीडिंग को। उसके बाद कोई भी अनियमितता है, कोई इरेगुलरिटी है प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड में, और जो केस को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो भी आपका जो है इनवैलिड नहीं करेगी प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड को। उसके बाद टेम्पोररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद द बोर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, तो किसी भी पर्सन को टेम्पोररी हम एसोसिएट कर सकते हैं प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लॉज कहता है। उसके बाद जो पर्सन एसोसिएट किया जाएगा वो सिर्फ उसी डिस्कशन में पार्ट लेगा जिस पार्ट के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उसको आपका एसोसिएट किया जा रहा है। उसके अलावा ही शैल नॉट हैव अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड ही शैल नॉट बी मेंबर फॉर एनी अदर पर्पज़, मतलब उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा और वो अदर पर्पज़ के लिए मेंबर नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 12 आपका आ जाता है। सेक्शन 12 आपका कहता है अपॉइंटमेंट और ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बोर्ड। तो जो अपॉइंटमेंट हो, ये बहुत सिंपल है, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस 12 का क्लॉज ए में ये याद रखना कि अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखना बस। उसके बाद 13वां ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बोर्ड, तो जो भी ऑर्डर होंगे, जो भी डिसीजन होंगे बोर्ड के, वो चेयरमैन के द्वारा ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे, या फिर अदर मेंबर जो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज हो इस बिहाफ में। और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए सेक्रेटरी के साइन आपके ज़रूरी होंगे, या फिर कोई ऑफिसर जो इस वजह के लिए आपका ऑथराइज्ड है। उसके बाद सेक्शन 14 आपका आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर। तो मेंबर चुनने के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है कि मेंबर ना चुना जाए उसको, तो ये आपकी पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है सेक्शन 14 में। तो आपकी करीब F तक जो है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब वो जो है मोरल टर्प्यूटिड के केस में ना इन्वॉल्व हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। उसके बाद वो दिवालिया घोषित ना हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड ना हो, या जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, या फिर वो रिमूव ना किया गया हो या डिसमिस नहीं किया गया हो सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट या कोई भी कॉरपोरेशन से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड या कंट्रोल होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट ना रखता हो जो कि प्रीजुडिशली अफेक्ट करे उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। एंड एफ आपका कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में वो किसी भी यूज या प्रमोशन में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक में आपका इन्वॉल्व हो, तो उसको जो है आपका, अगर वो इन्वॉल्व है तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद आपका 15th एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर फॉर री अपॉइंटमेंट। तो सिंपली ये यही कहता है कि टर्म ऑफ कंडीशन को सब्जेक्ट रखते हुए कोई भी पर्सन जो है अगर एलिजिबल होने के लिए सीज कर रहा है तो उसको री अपॉइंट किया जा सकता है। अगर कोई बंदा है अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में चुना जाएगा, उसके 2 बार से ज़्यादा के लिए नहीं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होंगे, तो बोर्ड के फंक्शंस होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करे पॉलिसी मैटर से रिलेटेड जो कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में यूज़ होती हैं, या आपकी
एसएस टेक्निक्स में यूज होती हैं, एंड अगेंस्ट देयर मिसयूज, और उसके मिसयूज़ के अगेंस्ट भी कोई भी पॉलिसी मैटर्स में आपका एडवाइस कर सकते हैं। एंड सेकंड आपका कहता है टू रिव्यू एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर एंड रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस इन द सेड एक्ट एंड रूल्स। उसके बाद तीसरा कहता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। तो आपका पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करना, ये भी आपका फंक्शन ऑफ द बोर्ड होती है। उसके बाद टू ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर इट्स प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और ओवरसी करना कि दूसरी बॉडीज़ कैसे काम कर रही हैं, ये भी काम है आपका फंक्शंस ऑफ द बोर्ड का। और ये भी इंश्योर कराना कि वो प्रॉपरली और इफेक्टिव मैनर में आपका काम करें। उसके बाद एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, और कोई भी फंक्शन जो कि प्रेस्क्राइब्ड है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद आपका 16A, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करता है या यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करता है। तो आपका सेक्शन 16A में आपका 10 क्लॉज हैं लगभग, तो वो आपका जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहली क्लॉज आपकी कहती है कि हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हैविंग लेजिस्लेचर, जिसका लेजिस्लेचर खुद का है, वो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसे हम स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड या यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड कहेंगे। ठीक है, तो उनके क्या क्या फंक्शन होंगे। सबसे पहला फंक्शन होगा कि पब्लिक अवेयरनेस इस प्रैक्टिस के बारे में आपको बताए, ठीक है, जो जिससे कि आपका फीमेल फिटिसाइड बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करे कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं जो स्टेट या यूटी में आपके काम कर रही हैं, और उनके खिलाफ जो है रिकमेंड करे अप्रोप्रिएट अगेंस्ट एक्शन अगर वो कोई काम नहीं कर रही है तो। उसके बाद टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स एंड मेक सूटेबल रिकमेंडेशन रिलेटिंग देयर टू द बोर्ड, और मॉनिटर करे प्रोविज़न ऑफ द एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में और कोई भी रूल्स बनाने में, या कोई सूटेबल रिकमेंडेशन दे जो कि सीधे बोर्ड को देगा आप। उसके बाद चौथी आपकी कहती है टू सेंड सच कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द स्टेट अंडर द एक्ट ऑफ द बोर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपका जो है भेजना भी इसका काम होता है स्टेट बोर्ड का। उसके बाद पांचवा है एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, और कोई भी फंक्शन जो कि इस एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड हो। उसके बाद सेकंड क्लॉज क्या कहता है आपका, कौन कौन होगा स्टेट बोर्ड में। तो मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री है स्टेट मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, वो चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो। उसके बाद जो सेक्रेटरी है इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड वेल्थ अफेयर्स, वो वाइस चेयरमैन होगा आपका। फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला जो होगा वो वाइस चेयरमैन होगा एक्स ऑफिशियो। उसके बाद सेक्रेटरीज और कमिश्नर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी से हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। और 3 विमेन जो है आपकी एमएलए चुनी जाएंगी या एमएलसी चुनी जाएंगी, वो भी इसके मेंबर होंगे। या 10 मेंबर जो कि ईच वाले, मतलब ये 5 कैटेगरी दे रखी हैं, उनमें से 2-2 मेंबर। सबसे पहले एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट या लीगल एक्सपर्ट, एमिनेंट विमेन एक्टिविस्ट किसी भी एनजीओ की या अदरवाइज, या एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जो कि स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र विशेषज्ञ हैं वो, या फिर एमिनेंट पेडिट्रिशियंस या मेडिकल जेनेसिटिस्ट तो वो, या एमिनेंट रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। तो जो एमिनेंट रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट हैं और एनजीओ वाली जो विमेन हैं, वो पहले सेंट्रल वाली कैटेगरी में नहीं थी, ये नई है, मतलब ये आपको याद रखने वाली बात है, ये पांचों को आप कैटेगरी को याद रखना। उसके बाद एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फैमिली वेलफेयर हु शैल बी मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो, और कोई भी मेंबर जो कि जॉइंट डायरेक्टर से नीचे का ना हो, वो क्या होगा, मेंबर सेक्रेटरी होगा एक्स ऑफिशियो। स्टेट बोर्ड 4 महीने में एक बार मीटिंग बुलाएगी, जबकि सेंट्रल बोर्ड के केस में 6 महीने था ये। और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर होगी वो 3 साल होगी।
यानी कि अदर देन एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी ऑफिस में अगर होती है तो ये जो है फ्रेश अपॉइंटमेंट से बनाई जाएगी, ठीक है, अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। उसके बाद इफ़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल हु इज़ अ मेंबर ऑफ स्टेट बोर्ड, अगर कोई भी मेंबर जो कि एमएलए है या एमएलसी है वो क्या कहते हैं मिनिस्टर बन जाता है या स्पीकर बन जाता है या डिप्टी स्पीकर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, या चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन लेजिस्लेटिव काउंसिल का बन जाता है, तो वो मेंबर नहीं रहेगा, वो सीज कर जाएगा मेंबर होने से स्टेट बोर्ड का। उसके बाद 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट अ quorum, जो quorum होगा वो 1/3 मेंबर का quorum होगा। 8वीं क्लॉज क्या कहती है आपकी, स्टेट बोर्ड कोऑप्ट कर सकता है किसी भी मेंबर को जब भी रिक्वायर्ड हो, प्रोवाइडेड, प्रोविजो आपका क्या है, दैट द मेंबर कोऑप्टेड मेंबर, जो कोऑप्टेड मेंबर हैं वो डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट बोर्ड, यानी कि वो 1/3 से ज़्यादा एक्सीड ना करें जितने की बोर्ड की आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद 9 क्लॉज क्या कहता है, द कोऑप्टेड मेंबर्स शैल हैव द सेम पावर एंड फंक्शंस एज द अदर मेंबर्स, यानी कि कोऑप्टेड मेंबर्स की भी सेम पावर और फंक्शंस होंगी जैसे कि अदर मेंबर्स की हैं, एक्सेप्ट कौन सी पावर नहीं होगी, राइट टू वोट, एंड सेल अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस से अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10वां क्लॉज क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, कोई भी मैटर जो इस सेक्शन में स्पेसिफाइड नहीं है, द स्टेट बोर्ड शैल फॉलो प्रोसीजर्स एंड कंडीशन एज आर एप्लीकेबल टू द बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड फॉलो करेगा प्रोसीजर और कंडीशन जो भी एप्लीकेबल हैं बोर्ड पर। तो ये आपके ख़त्म होता है चैप्टर 4। धन्यवाद।